हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सबकी परीक्षा की तैयारी बहुत जोरों से चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नहीं, और इसी परीक्षा की तैयारी को दुगुना स्पीड में करने के लिए है ना, हमारी क्लासेस जो है वो रोज चल ही रही हैं रात के 8 बजे, है ना जी। 8 बजे आपके सोमवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को पेपर 2 कॉमर्स की आती है और फ्राइडे सैटरडे को पेपर 1 की आती है। तो आज सैटरडे है और आज हम करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग और उनमें है इनफॉर्मल फैलेसीज। तो इनफॉर्मल फैलेसीज से जो क्वेश्चंस आपकी पूछी जाती है 110% रहता है कि भैया पूछा तो जाना ही है, मतलब कंफर्मेशन वाला एक क्वेश्चन आपका इससे आएगा ही। और 20 तरीके की इनफॉर्मल फैलेसीज है जिसका डिटेल्ड में हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में नोट्स बना रखा है। आइए उस पे चलते हैं और आपको पढ़ाते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज। देखिए, आप ध्यान से बस पढ़िएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस सारे फैलेसीज को देख लिया तो इनफॉर्मल फैलेसी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ना जी। तो चलिए चलते हैं क्लास में, ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए जी, आइए देखिएगा। तो उससे पहले क्या करना है, आपको नेट वाले भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे मैंने ये सारा नोट्स डाल देता हूं फ्री में। और इस बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लस अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 है लॉजिकल रीजनिंग का और हम पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल फैलेसीज। आइए देखिए, बेसिक चीज क्या है कि इनफॉर्मल फैलेसीज पढ़ने के लिए मैंने आपको नोट तो ये इंग्लिश में दे रखा है, लेकिन मैंने अपनी लैंग्वेज में जो अपना मतलब फील आता है जिस लैंग्वेज में, है ना, हिंदी में, हिंदी नहीं वो एक्चुअली इंग्लिश बोल सकते हैं उसको, है ना, रोमन में हिंदी। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं और यहां से आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती है ना। एक एक फैलेसी को पहले हिंदी में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंग्लिश में जाएंगे और एक एक करके हम लोग टर्न अराउंड करके पढ़ लेंगे। आइए देखिए, इनफॉर्मल फैलेसीज का मतलब होता है अनौपचारिक भ्रांतियां। मतलब हमारे नॉर्मल लाइफ में, देखो फॉर्मल मतलब हो गया स्ट्रक्चर्ड वे में, है ना, मतलब बोलते हैं ना, नाप तोल के बोलने वाला और उसमें मिस्टेक करने वाला, यानी कि स्ट्रक्चर्ड वे में। लेकिन इनफॉर्मल फैलेसीज ऐसी फैलेसीज होती हैं जो अनौपचारिक होती है। मतलब ऐसा नहीं हम जानबूझ के करते हैं या फिर अपने क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। कैसे? जैसे कुछ लोग बिलीव कर लेते हैं कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई बंदा अगर दारू पीता है तो वो क्या है, वो खराब इंसान है ना। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे लड़का लड़की साथ जा रहे हैं तो भैया वो मतलब दोस्त और दोस्तीन होंगी, है ना, ये वाली। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो झूठ मूठ पे फैला रखी होती है, उसको इनफॉर्मल फैलेसीज कहा जाता है। क्योंकि फैलेसीज मतलब भ्रांतियां और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। आइए क्या कह रहा है, मतलब नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में जो डिफेक्ट्स लॉजिकली देखते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज बोलते हैं। मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ना, बेसिक में। तो आइए कह रहा है टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज क्या है। पहला फैलेसीज पे हम लोग मूव ऑन करते हैं जो है एड होमिनम। एड होमिनम मतलब सर हमने देखिए हर फैलेसी के बाद का कुछ नाम दे रखा है, तो वो नाम याद कर लीजिएगा, आपको मतलब अपने से खुद से याद हो जाएगा। एड होमिनम का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन। मतलब जब हम किसी व्यक्ति को के सामने वाले बात को इग्नोर करके कुछ और बात पे चले जाते हैं। जैसे कह रहा मेन पार्ट को इग्नोर करके किसी और पार्ट में चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एड होमिनम, मतलब आर्गुमेंट अगेंस्ट दी पर्सन। फॉर एग्जांपल दिया हुआ देखिएगा, कह रहा है बाबा जी कहते थे तुम करो वो, तुम ये करो वो करो तो अमीर हो जाओगे, और खुद ही फकीर बैठे हैं, है ना। जैसे बाबा जी लोग आते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेटा ये कर लो तुम अमीर हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। तो ये क्या है, ये भ्रांतियां, और खुद ही फकीर बैठे। तो उस पर्सन के खिलाफ में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि अगर तुमको पता ही अमीर होना है तो भाई तुम पहले हो जाओ, बाद में हम लोग को बताना, है ना। तो ये वाला चीज। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई डार्क कलर, कोई हल्का डार्क कलर की सेलिब्रिटी आपसे ये कहे कि ये क्रीम लगा लो और आप गोरे हो जाओगे, तो भैया आप क्यों नहीं हुए, है ना। बात सवाल तो ये चीज है कि हाँ आप क्यों नहीं हुए। तो ये क्या है, वो उस पर्सन के आर्गुमेंट्स में मतलब खिलाफ में बात कर रहा है, अगेंस्ट दी
पर्सन बात कर रहा है कि भैया अगर आप ऐसा होता तो पहले आप होते। फिर तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि डिबेट में बैठ के सामने वाले की बुराई करते हैं और बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे डिबेट में अगर क्या होगा, सामने वाला बोलेगा ये चीज करना चाहिए तो ये बोलेंगे अरे क्या बात करो, तुमने ये किया नहीं किया, तो उस पर्सन के आर्गुमेंट्स के खिलाफ बात करते हैं। दैट इज, इसीलिए पूरा मतलब वैसा लॉजिक जो उस पर्सन के खिलाफ बातें करती है उसे कहते हैं एड होमिनम। एड होमिनम मतलब आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दी पर्सन, जो वो पर्सन है उसके खिलाफ बातें हो रही है। ठीक है जी चलिए आइए इंग्लिश वाले में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इनफॉर्मल फैलेसीज आर कॉमन एरर्स इन रीजनिंग दैट अकर इन एवरीडे आर्गुमेंट्स एंड डिस्कशन। तो बोल रहा है इनफॉर्मल फैलेसीज क्या है, कॉमन एरर है जो रीजनिंग में होता है ना, जो हर दिन होता है, एवरीडे लाइफ में होता है, आर्गुमेंट्स और डिस्कशन में जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, आर्गुमेंट्स और डिस्कशन उनमें। कह रहा है अनलाइक फॉर्मल फैलेसीज व्हिच आर स्पेसिफिक वायलेशन ऑफ द रूल्स डिडक्टिव लॉजिक। तो बोल रहा भाई साहब जो फॉर्मल फैलेसी की तरह नहीं, जो डिडक्टिव रूल को फॉलो करता है और वायलेशन कर देता है रूल्स का। इनफॉर्मल फैलेसीज आर एरर्स in the content or structure of an argument that make it convincing or persuasive। तो बोल रहा है इनफॉर्मल फैलेसीज वो एरर्स हैं जो कंटेंट को, आर्गुमेंट को क्या बना देता है, कन्विंसिंग या परसुएसिव बना देता है, बहकाने वाला बना देता है। नहीं, कह रहा दीज फैलेसीज ऑफन रिलाई ऑन द इमोशनल मैनिपुलेशन, मिसलीडिंग लैंग्वेज, फॉल्टी रीजनिंग लीड टू द पीपल इनकरेक्ट कंक्लूजन। अब देखिए गलत चीजें, गलत धारणाएं लोगों को गलत की ओर ले जाती है ना, तो वही ये कह रहा है। फर्स्ट में क्या, हियर आर द सम कॉमन टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी। पहला है एड होमिनम फैलेसी। क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दी पर्सन। कह रहा दिस फैलेसी अकर्स व्हेन समवन अटैक पर्सन मेकिंग एन आर्गुमेंट रादर देन एड्रेसिंग द आर्गुमेंट इटसेल्फ। देखो सामने वाले पे अटैक करता है खुद, मतलब खुद के आर्गुमेंट को छोड़कर, मतलब वही चीज आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन कि भैया तुम अगर कह रहे हो ये चीज हो जाएगा तो पहले तुम क्यों नहीं कर लिए, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दी पर्सन। कह रहा है इंस्टेड ऑफ रिफ्यूटिंग द आइडियाज एंड एविडेंस प्रेजेंटेड दे फोकस ऑन द डिस्क्रेडिटिंग द पर्सन मेकिंग द आर्गुमेंट। बोल रहा भाई साहब ये क्या करता है कि सामने वाला जो बात को बोल रहा है उसको इग्नोर कर देगा और दूसरा वाला बात पे चालू कर देगा। बात समझ में आ रहा है, जो अधिकतर टीवी शो में वो प्राइम शो पे नहीं करते हैं, 4-5 लोग आके वो हल्ला मचाते हैं, उसकी बात कर रहा है। कह रहा देयर आर टू मेन सब टाइप्स, उसके दो मेन सब टाइप है। एक है एड होमिनम एब्यूजिव, मैं एब्यूजिव मतलब गाली गोली गलौज वाला, इंसल्टिंग और अटैकिंग द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन मेकिंग द आर्गुमेंट। वही टीवी वाला बात कर रहा है कि भैया एक सामने वाले को अटैक करो और उसको बुराई करो, उसको ये चीज करो। और दूसरा है एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल मतलब कि पर्सन के ये चीज पे अटैक करो, वर्ड्स पे अटैक करो, जैसे अटैकिंग द पर्सन सर्कमस्टांसेस इंटरेस्ट और एफिलिएशंस रादर देन देयर आर्गुमेंट। वो वाला बात होता है ना कि जो बाबा जी बोलेंगे भैया तुम अमीर हो जाओ और खुद ही गरीब है, तो दो वाला बात था, एक एब्यूजिव एड होमिनम और एक है एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल। ठीक है, तो एड होमिनम मतलब आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दी पर्सन, दैट्स इट। अब दूसरा स्ट्रॉमैन फैलेसी है, ये देखिए क्या कहता है स्ट्रॉमैन फैलेसी, है ना। देखिए स्ट्रॉमैन फैलेसी मतलब मैंने इसको नाम दिया स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी। मतलब यहाँ सामने वाला की बातों को मतलब आप इतना सीरियसली ले लेते हो, इस तरह से मिस इंटरप्रेट कर देते हो कि आपका जो बात होता है वो वीक पड़ता चला जाता है। जैसे बहुत सारा फ्रेंड होगा आपका, देखिएगा ना जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो बोलेगा दिन भर तुम पढ़ते रहो, है ना, काम धंधा है नहीं, मतलब थोड़ा सा यार बाहर निकलो वरना सदमे में चले जाओगे, चलो मूवी देख के आते हैं। ठीक है, वो इतना आपको कन्विंस कर देगा, आप भी फ्रस्ट्रेट हो बोलोगे यार चलो 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 चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फैलेसी मतलब सामने वाले की बातों को इतना डिपिक्ट कर लेना कि भैया आपका वाला वीक पड़ जाए, यही कह रहा है स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी। देखिएगा मतलब हम सामने वालों की बातों को इस तरह से मिस इंटरप्रेट या वीक करते हैं कि हमारा पॉइंट स्ट्रॉन्ग और सामने वाले का पॉइंट वीक हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ओपोनेंट की पोजीशन को डिपिक्ट कर देना। क्या करना, ओपोनेंट की पोजीशन को डिपिक्ट कर देना। कह रहा है फॉर एग्जांपल मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका फ्रेंड आपको मूवी देखने के लिए बोल रहा है और आप उसको बोलते हो नहीं यार अभी पढ़ना है, और वो फिर आपको कहने लगे कि ज्यादा मत पढ़ो, स्ट्रेस होगा, थोड़ा घूमो रिलैक्स करो, और आप लास्टली मान जाते हो, तो आपका पॉइंट क्या हो गया, वीक हो गया, और सामने वाला का पॉइंट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी, सॉरी स्ट्रॉन्ग मैन फैलेसी। आइए अब इसमें पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग फैलेसी क्या बोल रहा है। इन दिस फैलेसी समवन मिसइंटरप्रेट और डिस्टॉर्ट देयर ओपोनेंट्स आर्गुमेंट टू मेक इजियर टू अटैक। देख रहे हो सामने वाले की पोजीशन को क्या करता है, डिपिक्ट करने की कोशिश करता है, अटैक करता है और अपना वाला पोजीशन हाई कर लेता है।
they create a strong man version of the argument and then proceed to the criticize the distorted version instead of addressing the original argument। देख लो ओरिजिनल आर्गुमेंट को छोड़ के भैया चलता है कि भाई नहीं नहीं तुम्हारा वाला गलत है मेरा वाला सही है चलो, है ना, और फाइनली वो सक्सेस कर जाता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। तीसरा है अपील टू इग्नोरेंस। पहले आओ यहां समझते हैं। अपील टू इग्नोरेंस मतलब होता है एड इग्नोरेंसियो, क्या इसको बोलते हैं एड, इसका दूसरा नाम है एड इग्नोरेशियो। इग्नोरेशियो एड इग्नोरेशियो का मतलब होता है, इसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। हम लोग थेथरोलॉजी क्यों बोलते हैं भाई, इसमें क्या है देखो, हम यहाँ किसी चीज को रिजेक्ट करने की कोशिश किए और कर नहीं पाए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। हम क्या किए, किसी चीज को रिजेक्ट करने की कोशिश किए और अगर हम नहीं कर पाए तो इसीलिए उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हम अगर कोई चीज को प्रूफ कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं तो वो चीज एग्जिस्ट है। जैसे बोल दिया कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है और हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे इसीलिए वो चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे लोग बरसों से प्रूव करना चाह रहे हैं कि भगवान नहीं है और वो प्रूव नहीं कर पा रहे इसीलिए भगवान है। बात समझ में आया, तो इसीलिए हमने इसको बोला थेथरोलॉजी। क्या कि जो जबरदस्ती जो चीज नहीं प्रूफ कर पा रहे इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, सीधा सीधी ये बात है, वो चीज कह रहा है, ठीक है। आओ देखो अपील टू इग्नोरेंस में यही चीज क्या कह रहा है, कह रहा है दिस पॉलिसी असर्ट्स दैट a claim must be true because it has not been proven false। बोल रहा है एक क्लेम सही इसलिए है क्योंकि ये फॉल्स साबित नहीं हुआ है, एंड वाइस वर्सा दोनों होता है। बोल रहा है किसी क्लेम को हम इसलिए ट्रू मान रहे हैं क्योंकि वो गलत साबित नहीं हुआ है, या किसी गलत चीज को हम सही इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो गलत साबित नहीं हुआ है, ठीक है। दोनों बात बोल रहा है। लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस इटसेल्फ, वही बोल रहा है एविडेंस की कमी ही ये एविडेंस नहीं होने का प्रूफ है, एविडेंस की कमी ही एविडेंस नहीं होने का प्रूफ है, वही चीज है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलता है थेथरोलॉजी, हमने कहा है क्या कहा है थेथरोलॉजी, हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं इसको। अब चौथा है फॉल्स डायलेमा। फॉल्स डायलेमा क्या होता है ये देखिएगा, आइए। फॉल्स डायलेमा बोलता है कि टू ऑप्शंस आपको मिलेगा, टू ऑप्शंस में वन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दूसरा ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाता है। इसका नाम है फॉल्स डाइकोटोमी भी इसको बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फॉलिसी बोला जाता है, आइदर और फॉलिसी बोला जाता है, फॉल्स डाइकोटोमी बोला जाता है, बाइफर्केशन फॉलिसी कहा जाता है। देखिए इतने सारे इसके नाम है, तो बेसिकली इससे नाम ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछाएगा तो वही कह रहा है देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, वन इज अनएक्सेप्टेबल सो वी मस्ट एक्सेप्ट अनदर। अगर तुम्हारे पास लाइफ में बहुत सारे ऐसे बात आती है कि भैया आपके पास दो ऑप्शन है तो एक को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसलिए दूसरा को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह रहा आप मूवी देखने गए थे, दो फिल्म्स लगी थी सुपर 30 और बाहुबली, तो सुपर 30 थी सुपर 30 क्या था, फुल था, शो फुल था, हो गया था सुपर 30 का, तो हमने बाहुबली को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई एक का ऑप्शन ही नहीं था तो दूसरा हमने एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ में आया जी सर। इसको कहते हैं फॉल्स डायलेमा, मतलब दो ऑप्शंस मिले उसमें से एक आपको चुनना ही नहीं है तो दूसरा ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लोगे आप। बात समझ में आ रही है जी सर। चलिए फॉल्स डायलेमा क्या कहता है, फॉल्स डाइकोटोमी कह रहा है दिस फैलेसी अकर्स व्हेन समवन प्रेजेंट्स अ लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस as if they are only possible choices when in reality there may be other alternatives that have not been considered। तो बोल रहा है भाई साहब इसमें ये वही चीज कह रहा है कि दो फैलेसी है, मतलब दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस में एक तो ऑलरेडी गया तो आपको दूसरा एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप का क्या मतलब हुआ कि भैया फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगा लेकिन उसके बाद का जितना स्टेटमेंट होगा ना वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, गलत स्टेटमेंट होगा। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है स्लिपरी स्लोप में यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता है, बाकी आगे जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो प्रिडिक्टेबल एजम्पशन बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल कह रहा है इफ वी टीच तन्मय हाउ टू ड्राइव द कार, अगर हम तन्मय को ये सिखा देंगे कि कैसे कार चलाना है तो वो ये भी जान जाएगा, देन ही विल लर्न हाउ टू फ्लाई द हेलीकॉप्टर नेक्स्ट। पॉसिबल है कि अगर हम किसी को कार सिखा देंगे, हम बोलेंगे भैया आप तुम जाओ हेलीकॉप्टर भी उड़ा लोगे, पॉसिबल है नहीं। तो ऐसा इसको बोलते स्लिपरी स्लोप। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अगर हम किसी को कार सिखा देंगे तो कार चलाना सिखा देंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, जान जाएगा। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि उसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर भी चला लेगा। देखो कह रहा है आपको कार्ड्स नहीं खेलने चाहिए, अगर आपको एक बार आदत पड़ गई तो आप सारा पैसा उसमें बर्बाद कर दोगे। ये बात तो सही है कि आपको कार्ड नहीं खेलना चाहिए, यहां तक तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर आपको एक बार आदत पड़ गई तो आप बर्बाद हो जाओगे, लूट जाओगे, ये सब क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। चलिए कह रहा है तीसरा एग्जाम्पल, कह रहा है ड्रिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आप तुरंत भगवान के पास चले जाओगे और वो आपको कड़ाही में तलते हैं, है ना, ऐसा वैसा एग्जाम्पल देता है ना कि हम लोग डराने के लिए क्या करते हैं,
ड्रिंक नहीं करना चाहिए इज अ गुड स्टेटमेंट, चलो सही है। लेकिन उसके बाद कि भैया इससे आप तुरंत भगवान के पास चले जाओगे, डेथ हो जाएगा और आपको वो कढ़ाई में भूनेंगे, है ना, ये सब कहना गलत है। चलिए अब चले यहाँ पे, ये देखिए क्या कह रहा है, द स्लिपरी स्लोप फॉलेसी ऑल्सो नोन एज अ स्लिपरी स्लोप आर्ग्यूमेंट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी दैट अकर्स व्हेन आर्ग्यूमेंट assert that relatively small first step will be inevitably lead to the chain of negative consequences often without providing sufficient evidence to the support this claim। देखो ये भी कह रहा है ना कि एक ऐसा इनफॉर्मल फैलेसी है जो आर्गुमेंट करता है कि एक छोटा सा पहला स्टेप आपका बिल्कुल सही होगा और उसके बाद जो बनता जाएगा ना स्टेटमेंट वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको देता चला जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा, उसके बाद जो बनता जाएगा स्टेटमेंट जो आगे बढ़ जाएगा वो गलत चीजें बता जाएंगे। यही चीज मैं बोल रहा था। चलिए अब चलें सर्कुलर आर्गुमेंट, आपका क्या है 6 नंबर। तो सर्कुलर आर्गुमेंट को कहा गया नॉन एज पिटिशो प्रिंसिपल, बेगिंग द क्वेश्चन, एज्यूम द इनिशियल, इसका अलग अलग नाम है। देखिए ठीक है, अब सर्कुलर आर्गुमेंट का क्या मतलब हुआ, जो चीज जहां से शुरू हुई फिर वहीं आके खत्म होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट देखकर ऐसा लगेगा कि घूम फिरकर हम वहीं पहुंच गए हैं जहां से शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज अ गुड लीडर बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री। शुरू किया था प्रेसिडेंट से, पहुंच भी गए कहां, प्रेसिडेंट तक। प्रेसिडेंट क्या है, यूएस के गुड लीडर हैं, अच्छा लीडर है, क्योंकि ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री, वो लीडर है। तो फाइनली जहां थे वहीं पहुंच गए। कह रहा है पीपल आर इन्फीरियर बिकॉज दे आर अनेबल टू मेक मनी, मतलब बोल रहा है इंसान यानी लोग बर्बाद हैं क्योंकि वो उनको पैसा बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मतलब जहां से हमने शुरू किया और अंत में वहीं पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या हेस्टी जनरलाइजेशन, नहीं सॉरी इसका मैं पढ़ लेता हूं एक बार। सर्कुलर रीजनिंग ये देखिए है ना, जिसको बेगिंग द क्वेश्चंस भी बोलते हैं। दिस फैलेसी हैपेंस व्हेन एन आर्गुमेंट assume the very thing it is trying to prove and the conclusion is essentially restated different terms as a premise। तो वो वही चीज बोल रहा है कि देखो आर्गुमेंट जो है उसको एज्यूम करते हैं कि भैया हमको उसको प्रूव करना है और जो कंक्लूजन होगा वो प्रीमाइसेस को प्रूव कर रहा होगा। ठीक है, तो मतलब जहां से मैं शुरू किया वहीं पे आके खत्म हो रहा होगा। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन में। क्या बोल रहा है हेस्टी जनरलाइजेशन, तो हेस्टी जनरलाइजेशन बोलता है जजमेंट विदाउट दी एविडेंस। हम दो लोगों को जाते हुए देख लेते हैं और बोल देते हैं कि वो जैसे होंगे, हो सकता है भाई बहन भी जा रहे हो, हैं नालायक। तो कह रहा है वही कह रहा है जजमेंट विदाउट दी एविडेंस, जल्दबाजी में किसी स्टेटमेंट को विदाउट एविडेंस सपोर्ट कर देना। जल्दबाजी में किसी भी स्टेटमेंट को विदाउट एविडेंस, बिना सबूत के सपोर्ट कर देना, इसको स्टीरियोटाइप मतलब खुद ही एजम्पशन बना रहे हैं अपने बेस पर, है ना उसको। फिर फॉर एग्जांपल कह रहा अगर किसी लड़की और लड़की को साथ देख लिया तो सोचते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा या भाई बहन, यहाँ क्या भाई बहन भी हो सकता है भाई, है ना। तो इसीलिए जजमेंट विदाउट एविडेंस इसका नाम दिया गया है। आइए यहां चलते हैं, कह रहा है दिस फैलेसी इन्वॉल्व्स ड्राइंग ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इनसफिशिएंट और अनरिप्रेजेंटेटिव एविडेंस। देख लो इनसफिशिएंट एविडेंस के बेस पर आप क्या करते हो, एक जजमेंट बना देते हो, ठीक है, कंक्लूजन बना लेते हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या आपका हेस्टी जनरलाइजेशन। इट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम द मेकिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन फ्रॉम ए स्मॉल और बायस्ड सैंपल। ठीक है, हम लोग बहुत बड़ा ब्रॉड जनरलाइजेशन बना लेते हैं एक छोटा सा सैंपल के बेस पर। चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग को हम लोग रूमर बोलते हैं। कैसा रूमर कि मतलब इसका अलग नाम, दूसरा नाम क्या है, इग्नोरेशियो एलांची। इसको क्या कहते हैं, इग्नोरेशियो एलांची। ऐसा इंफॉर्मेशन जो लगता है इंपॉर्टेंट है बट वो ट्रूथ से डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब सच्चाई और उस स्टेटमेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेड हेरिंग फैलेसी या फिर इग्नोरेशियो एलांची फैलेसी। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली क्या बोलते हैं कि भैया मतलब वो छोटे बच्चे लोग बोलते हैं कि बीज, अरे तरबूजे का बीज खा लिया, चलो अब पेट में तरबूजा उग जाएगा, तरबूजा उगेगा तो फिर फल बनेगा, फिर तरबूजा होगा पेट तुम्हारा फट जाएगा, है ना। तो वो वाला उस तरह की चीज है ना जिसमें कोई दम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दे दिया, कह रहा देखो रेड हेरिंग क्या बोल रहा है, देखिएगा कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल फैलेसी दैट अकर्स व्हेन समवन इंट्रोड्यूस irrelevant information or distracting topic into a argument to divert attention from the main issue or point being discussed। बोल रहा भैया यहाँ पे क्या कहता है रेड हेरिंग फैलेसी का मतलब कि ऐसा फैलेसी जो मेन पॉइंट, जब कोई टॉपिक बता रहा होगा कोई, तो वो क्या करेगा उस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करके किसी और टॉपिक में ले जाएगा। कह रहा है in the essence it is a tactic used to mislead or confuse the audience by presenting unrelated
टेंजेंटियल आर्ग्यूमेंट। मतलब वो क्या बोल रहा है कि ऑडियंस को गलत तरीके से मिसलीड या कंफ्यूज कर देना। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, वी नीड टू इंक्रीज द फंडिंग ऑफ एजुकेशन टू इंप्रूव आवर स्कूल्स। ये कोई बोला, एक आदमी बोला कि भैया हम लोगों को ना क्या करना चाहिए कि स्कूल में जो है फंडिंग इंप्रूव करना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। तो आप दूसरा पर्सन को देखो कैसे इन्फ्लुएंस कर देता है, भगा देता है। यही काम है जो प्रवक्ता लोग होते हैं ना उनका। कह रहा है पर्सन बी, बट व्हाट अबाउट द हाई क्राइम रेट्स इन आवर सिटी, डोंट यू केयर अबाउट द सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन। देखो अभी बात कर रहा था किसका, एजुकेशन का, और कन्वर्ट किसमें कर दिया, क्राइम रेट्स में। ठीक है, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका रेड हेरिंग फैलेसी। ठीक है जी। चलिए उसके बाद है टो क्यू क्यू फैलेसी। मतलब यहाँ पे एक ही चीज याद रखना, यू टू, तुम भी तो करते थे। जैसे खुद आप कोई चीज कर रहे हो और सामने वाले को रोक रहे हो। जैसे पापा मम्मा की लव मैरिज हुई है ना, फॉर एग्जांपल कि पापा मम्मा की लव मैरिज हुई है और आप जब करने जाते हो तो बोलते हैं लव मैरिज नहीं करते बेटा, लेकिन तुम मानते नहीं हो। वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं और तुम एक्सपीरियंस को शेयर करने देते नहीं हो, है ना। तुम तो करोगे, तुम तो मानोगे नहीं। तो वही चीज कह रहा है कि आप भी तो किए थे और हमको रोक रहे हो, है ना। तो क्या कह रहा है, पापा मम्मा की लव मैरिज हुई है और बेटा को बोल रहे हैं कि इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, अभी करियर है। तो बेटा बोलेगा कि आपने भी तो किया था, मुझे क्यों रोक रहे हो। ठीक है, एक और एग्जांपल बोल रहा, बड़ा भाई अपनी एज में सिगरेट पीता था और अपने छोटे भाई को पीता हुआ देख के उसको रोक रहा है कि भैया रुक जा बाबू, नहीं पीना चाहिए, गलत क्या बात है। वो क्या कहेगा, खुद तो पीते थे अपने टाइम में, हमको क्यों रोक रहे हो। ठीक है, तो तुम भी तो पीते थे, ये वाला में आ जाता है। इसको बोलते हैं टू क्यू फैलेसी। क्या बोलते हैं, टू क्यू फैलेसी। देखो टू क्यू फैलेसी, U2 fallacy. This fallacy is a form of deflection where someone avoids addressing an issue by pointing out that their opponent is also guilty of the same thing. It doesn't address merits of the argument at hand. देखो ये नेगेटिव सेंस में हमेशा रहता है। क्यों बोल रहा है, मेरिट को नहीं दिखाता है, डिमेरिट को दिखाता है कि आपने ये काम किया था। जैसे कोई बोल रहा है आपने ये काम किया था इसलिए हम भी करेंगे। ठीक है, इसीलिए बोला गया टोक्यो फैलेसी। चलिए उसके बाद है कॉजल फैलेसी। कॉजल फैलेसी क्या कहता है, नॉट द कॉज फॉर ए कॉज। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि कोई कॉज के लिए वो कॉज है ही नहीं। जैसे टू इवेंट्स में कोइंसाइड बट हैव नॉट कैजुअल कनेक्शन, मतलब 2 इवेंट्स एक साथ घट रहे हैं बट उसका कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। अब आप भी 5 बजे सोते हो शाम में या 5 बजे सुबह उठते हो और सूरज भी सुबह उगता है, तो आप क्या कहोगे, मेरे उठने की वजह से सूरज उगता है, ऐसा तो नहीं कहोगे। तो ये गलत है। तो वही कह रहा है फॉर एग्जांपल कि मैं जब भी सोने जाता हूं सूरज डूब जाता है, इसलिए मेरा सो जाना सूरज डूबने का कारण है। इज इट ट्रू, नहीं। तो इसको बोलते हैं कॉजल फैलेसी, नॉट द कॉज फॉर अ कॉज। फिर किसी इंसान का नाम में सत्या, और जरूरी नहीं कि वो सत्य बोलता होगा। बात तो सही है, सत्या नाम का कोई बंदा जो ऐसा जरूरी है कि वो सत्य हमेशा बोलता होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉजल फैलेसी। इस आइए यहां देखते हैं, कह रहा है ऑल्सो नोन एज फैलेसी ऑफ कॉजेशन, फॉल्स कॉज फैलेसी occurs when someone makes a faulty argument by the assuming and cause and effect relationship between two events phenomena when no such relationship exists, or when the assumed causal connection is weak or unsubstantiated। देख लो बोल रहा है ना वही चीज कि दो कॉज में कोई रिलेशन नहीं होता है कि भैया हम सुबह 5 बजे उठते हो तो मेरे उठने की वजह से सूरज उगता है, ऐसा कह रहे हो, नालायक हैं। चलो तो ये गलत हो गया। सो ये कह रहा है इन अदर वर्ड्स इट्स एन एरर इन रीजनिंग वेयर वन इनकरेक्टली कंक्लूड दैट द वन इवेंट कॉज अनदर विदाउट इनसफिशिएंट एविडेंस। तो कॉजल फैलेसी नॉट द कॉज फॉर ए कॉज। ठीक है, चलो अब चलें फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट बोलता है कॉस्ट का, देखो संक कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। मतलब हमको पता है ऐसा प्रोजेक्ट जो नुकसान कर रहा है, ठीक है, बट आप एज लेकर आगे लेकर जा रहे हो क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत पैसा लगा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत पैसा लगा चुके हो, आप सोच रहे हो कि भैया इसको हम बढ़ा दें, इसको हम आगे लेके छोड़ेंगे और उस पर पैसा इन्वेस्ट करे जा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल महाभारत में, मतलब महाभारत में द्रौपदी हरण हुआ था ना जी, तो सब बचाने के चक्कर में कुछ भी नहीं मिला उसको, सब कुछ हार दिया, याद रहे जी। अब देखो इसका एक और एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या कि गर्लफ्रेंड की शादी हो गई फिर भी गिफ्ट भेज रहे हो उसको, है ना, नालायक एक्स के चक्कर में बर्बाद हो रहे हो। तो उसको बोलते हैं क्या, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट, कॉस्ट दैट कैन नॉट रिकवर। ठीक है जी, जाइए
आइए देखिए क्या कह रहा है फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट, कह रहा है ऑल्सो नोन एज द संक कॉस्ट फैलेसी इज अ कॉग्निटिव बायस that occurs when individual or organization continue invest in a project, decision or course of action based on the resources, time, money, effort they have already committed। देख रहे हो पहले ही कमिटेड कर दिया सारा चीज में, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट में, और उसमें कमिटेड उसमें क्या कर रहा है फिर से लगा रहा है इन्वेस्टमेंट। इवन व्हाट व्हेन इट्स क्लियर दैट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज अनलाइकली टू लीड अ पॉजिटिव आउटकम, जब ये क्लियर है कि अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाएगा तो उसको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा, फिर भी वो क्या कर रहा है उस पर लगाया जा रहा है। जैसे आपने इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पुराने एक्सपेयर, आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है ना, नालायक। इन अदर वर्ड्स द पीपल ऑफन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द आइडिया दैट दे शुड रिकूप और जस्टिफाई द रिसोर्सेज दे हैव ऑलरेडी स्पेंट इवन इफ इट्स नॉट रैशनल टू डू सो। बोल रहा है बौद्धिक नहीं है, मतलब दिमाग से तो ये काम सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो किए जा रहा है। दैट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट फैलेसी, है ना। आइए अब अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, मतलब बिना फी के वकील बन जाना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन मैं अगर सिंगिंग की बात करूं तो वो तो नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि सचिन से आपको सिंगिंग सीखना चाहिए, बहुत फायदा होगा, तो भैया क्या है, ये तो गलत है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। तो इसका नाम और क्या क्या दिया गया है, इसको बोलते हैं अपील टू रिस्पेक्ट आर्गुमेंटम एड वेरेकुंडियम, इसका 3 नाम है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्सपर्ट नहीं है फिर भी एडवाइस दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपील टू अथॉरिटी। जैसे सचिन तेंदुलकर म्यूजिक की एडवाइस दे तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपील टू अथॉरिटी। आइए देखिएगा, कह रहा है इन दिस फैलेसी समवन आर्ग्यूज दैट अ स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू बिकॉज एन अथॉरिटी फिगर और एक्सपर्ट सेज इट इज, व्हाइल अपील्स इट टू अथॉरिटी कैन बी परसुएसिव, दे आर ऑलवेज नॉट वैलिड एंड एज इवन एक्सपर्ट कैन बी रॉन्ग और बायस्ड। देख रहे हो क्या बोल रहा है कि भैया अपील टू अथॉरिटी में हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आपको एक्सपर्टीज दे रहा हो वो उस फील्ड का एक्सपर्टीज हो, है ना। तो इसीलिए इसका एग्जांपल क्या है कि अगर मान लो अरिजीत सिंह अब तुम्हें ये बताए कि क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए, तो तुम तो ये क्या है, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी बोलते हैं ना इसको। चलिए उसके बाद है इक्विवेशन या एम्बिग्युइटी, मतलब डबल मीनिंग या बहुत सारे मीनिंग, ठीक है। तो कह रहा है अनसर्टेनिटी या पजल्ड बातें होंगी। कैसा कि जैसे अगर तुमको निकालना होगा ना जॉब से, तो तुम्हारा एज 40 भी होगा, बोलेगा यार अर्ली रिटायरमेंट है चलो ले लो, ठीक है, ऐसे करके निकाल देगा। तो मैं बोल रहा है अगर किसी को जॉब से निकालना होगा तो कह दो कि अर्ली रिटायरमेंट हो गया है तुम्हारा, तो बात खत्म। दूसरा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, मतलब ये डबल मीनिंग वाली बातें होंगी, है ना। आओ देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है fallacy of ambiguity occurs when an argument or a statement is built on ambiguous or unclear language। देख रहे हो क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट या आर्गुमेंट जो है ambiguous या unclear language में हो, which can lead to confusion or misinterpretation of the argument intended मीनिंग, किसकी ओर ले जाए, कंफ्यूजन या मिस इंटरप्रिटेशन की ओर ले जाए, इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। इन सेंस इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, स्टेटमेंट दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स और अदरवाइज वेग टू सपोर्ट ए पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो बोल रहा है यहाँ पे जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, फ्रेजेस यूज करते हैं, ऐसा होता है कि उसका मल्टीपल मीनिंग होता है जिसको आप सही कंक्लूजन पे नहीं ले जा सकते, तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। चलिए उसके बाद है अपील टू पीटी, मतलब अनवांटेड सिंपैथी देना। फॉर एग्जांपल कह रहा है जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, और बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या ना पैर उसका ठीक नहीं है, मतलब विकलांग है, लेकिन दौड़ रहा है अच्छा, ठीक है, फिर भी हम उसको दिखाएंगे अरे भाई इसको ये क्यों है, मतलब इसको थोड़ा सा दे दो यार, जगह दे दो, थोड़ा विकलांग है या थोड़ा ये, तो उस पर अनवांटेड सिंपैथी देखना, तो उसको बोलते हैं, देखो इसका दूसरा नाम है गैलीलियो आर्गुमेंट भी बोलते हैं, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंटम एड वेरेकुंडियम बोलते हैं। क्या नाम है, गैलीलियो आर्गुमेंट, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस, आर्गुमेंटम एड वेरेकुंडियम, इतना सारा अपील टू पीटी है, इसको बोलते हैं। या अपील टू इमोशंस भी बोल सकते हैं। कह रहा है इतनी बड़ी बात है नहीं जितनी बड़ी बात बता दी जाती है। फॉर एग्जांपल कभी किसी डिसेबल्ड पर्सन ने कोई अच्छा काम कर दिया, ठीक है, तो उसने अनवांटेड सिंपैथी देने की कोशिश कर ले, तो उसको अनवांटेड सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसे होकर भी ऐसा काम करी हो, अरे भाई नॉर्मल इंसान है, अच्छे से काम कर ही सकता है जी, तो अनवांटेड सिंपैथी देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपील टू पीटी। फॉर एग्जांपल अपील टू इमोशन भी इसका नाम कह सकते हैं। कह रहा दिस फैलेसी इन्वॉल्व्स यूजिंग इमोशनल अपील टू परसुएड इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन रैशनल आर्गुमेंट एंड
एविडेंस, कह रहा है अपील टू पिटी, फियर, एंगर और अदर इमोशंस कैन क्लाउड जजमेंट एंड डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द एक्चुअल इश्यूज। बोल रहा है एक्चुअल इश्यूज से डाइवर्ट करके बोल देता है अरे यार, मतलब अनवांटेड सिंपैथी फालतू में देने की कोशिश करता है, जरूरत नहीं है, वो खुद स्ट्रांग है लेकिन उसको अनवांटेड सिंपैथी देने की कोशिश कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है जी बैंड वैगन फैलेसी, है ना। चलिए बैंड वैगन फैलेसी क्या कहता है कि देखिए ये बोलता है भेड़ चाल। भेड़ चाल मतलब भैया जब हम बोलता है जहां सब जा रहे हैं ना वहीं चले जाएंगे, है ना। जैसे सब मानते हैं कि परियां होती है तो हम भी मान रहे हैं कि भाई परी सच में होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भेड़ चाल। और इसका नाम, इसको और भी नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं एड पॉपुलम। तो भेड़ चाल हमने इसका नाम दिया है। देखिएगा आगे क्या होता है समझते हैं, आइएगा जी। देखिएगा क्या कह रहा है, also known as the appeal to popularity and ad populum fallacy। किसको क्या बोलते हैं, appeal to popularity या ad populum fallacy is a type of logical fallacy that occurs when someone argue that a statement or claim is true or valid simply because many people believe or support it। तो ये सिंपली क्या बोल रहा है कि भैया बहुत सारे लोग जो हैं किसी स्टेटमेंट या आर्गुमेंट पे भरोसा करते हैं इसलिए वो चीज सही है ना। सब लोग मानते हैं भगवान नहीं है इसलिए भगवान नहीं है, सब लोग मानते हैं भगवान है इसलिए भगवान है, मतलब जो सब लोग करते हैं वो हम भी करेंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या भेड़ चाल। बात समझ में आ रही है जी सर। इन अदर वर्ड्स द फैलेसी सजेस्ट दैट द बिकॉज़ समथिंग इज पॉपुलर और वाइडली एक्सेप्टेड इट मस्ट बी ट्रू और द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। बोल रहा है कुछ जो है सबको एक्सेप्ट कर लिया है या पॉपुलर है इसलिए वो चीज को मानते हैं कि वो चीज सही है। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है अपील टू फोर्स, जिसको बोलते हैं जबरदस्ती मनवा लेना। क्या बोलते हैं जबरदस्ती मनवा लेना। इसका दूसरा नाम है आर्गुमेंटम एड बाल्कम। फॉर एग्जांपल देखिए वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है भैया अगर इतने लोगों को सेंड नहीं किया तो ये हो जाएगा, तो वो करते हैं जबरदस्ती वाला। जैसे अगर तुमने इसे लाइक नहीं किया तुम्हें कोई बुरी न्यूज मिलेगी, ऐसा जो फालतू वाला बकवास देखे हो उसको बोलते हैं अपील टू फोर्स, जबरदस्ती काम करवा लेना या मनवा लेना। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है अपील टू फोर्स, कह रहा है ऑल्सो नोन एज आर्गुमेंटम एड बाल्कम, है ना, इज अ फैलेसियस आर्गुमेंटिव टेक्निक in which someone attempt to persuade or convince another person by threatening or using force, intimidation, coercion rather than relying on the merits of their argument। तो बोल रहा भाई, बोल रहा कनपट्टी पे लगा के ऐसे लगा दे रहा, बोल रहा भैया अगर तुम मैंने साइन नहीं किया तो मार देंगे तुमको जान से, ठीक है। इस टाइप का इस तरह की फैलेसी को बोलते हैं अपील टू फोर्स फैलेसी। चलिए उसके बाद जो फैलेसी है उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट को 3-4 नाम और है, आल्सो नोन एज डिस्ट्रॉइंग द एक्सेप्शन, डिक्टो सिंप्लीफायर, एड एंड डिक्टम सेक्यूडम क्विड। ये 3 नाम है भाई साहब, इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, कह रहा है जब आप किसी रूल पे भरोसा करते हो ना और अगर कोई उसका एक्सेप्शन हो तो आप उस पर भी भरोसा कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये मानते हैं कि सारी पक्षियां उड़ सकती हैं लेकिन पेंगुइन एक ऐसी पक्षी है जो बिल्कुल उड़ नहीं सकती, तो हम ये क्या कह देते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि सब पक्षियां उड़ती हैं तो हम पूरा का पूरा रूल पे भरोसा कर लिए। अब उसका एक्सेप्शन क्या था कि भैया पेंगुइन उड़ नहीं सकता है तो हम उस पर भी भरोसा किए। वही कह रहा है कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बट पेंगुइन कांट, मतलब रूल पे अगर हम भरोसा किए तो एक्सेप्शन पे भी भरोसा कर लिए। बात समझ में आया, तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। जब आप किसी पूरे होल रूल पे भरोसा करते हो तो उसके एक्सेप्शन पे भी भरोसा कर लेते हो। आइए देखिए पहले जो एक्सीडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अप्लाई अ जनरल रूल टू ऑल सिचुएशंस व्हेन क्लियरली देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल। तो बोल रहा वही चीज कह रहा है कि भैया अगर आप कोई अटेम्प्ट लेते हो कि पूरा रूल को किसी भी सिचुएशंस पे एक रूल को अप्लाई करते हो तो भैया वहां पे उसके एक्सेप्शंस भी होता है जिसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। कह रहा सिंपलिस्टिक rule or always rarely taken into consideration legitimate exceptions, to ignore these exceptions is to bypass reason to preserve the illusion of a perfect law। तो बोल रहा है इस जो आपका illusion है या फिर जो एक्सेप्शन है उसको इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि हमको पूरा का पूरा रूल लेके चलना पड़ता है। उसके बाद क्या है फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या होता है या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिडक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, कह रहा है एज्यूमिंग दैट व्हाट इज ट्रू फॉर होल इज ट्रू फॉर द पार्ट, मतलब जो सब के लिए सही है वो पार्ट्स में भी सही होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कार ब्लू कलर की है तो भैया उसका इंजन भी होगा वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। अगर कहें कि पेड़ जो है पूरा फल दे रहा है तो जड़ भी फल देता होगा, ऐसा मतलब
जिसका हम पूरे पे भरोसा कर रहे हैं उसका शॉर्ट पे भी भरोसा करेंगे, उसके पार्ट पे भी भरोसा करेंगे। कह रहा दैट कार इज ब्लू देयरफॉर इट्स इंजन इज ब्लू, योर फैमिली, एक और बेस्ट एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे जगह पे कह रहा है आपकी फैमिली वियर्ड है, मतलब एक एग्जांपल कि भैया किसी एक की फैमिली वियर्ड है तो वो उसका जो बेटा होगा वो भी वियर्ड ही होगा, ऐसा बात ये कह रहा है। तो अगर पूरा किसी क्या बोल रहा है कि अगर आप पूरे होल पे भरोसा कर रहे हो तो उसके पार्ट पे भी भरोसा कर ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये तो गलत है ना, हो सकता है किसी की फैमिली बहुत अच्छी हो, किसी का बेटा बिगड़ैल हो, या किसी की फैमिली बहुत वियर्ड हो तो किसी का बेटा अच्छा हो या बेटी अच्छी हो, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन या फैलेसी ऑफ डिडक्शन। ठीक है जी, चलिए आइए क्या बोल रहा है फैलेसी ऑफ डिवीजन, कह रहा है inferring that something is true for one or more of the parts, the fact that is true for the whole। बोल रहा है कि अगर फैलेसी ऑफ डिवीजन कह रहा है कि अगर कोई सिंगल चीज के लिए सही है, ठीक है, तो पूरे सब के लिए सही होगा। ठीक है, मतलब वही वाला चीज फैलेसी ऑफ डिवीजन कि भैया मान लेते हैं एक बड़ा वाला चीज है उसके लिए सब सही है तो उसके पार्ट्स के लिए भी वो क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, ऐसा मान लिया जाता है ना। उसके बाद है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। पहले फैलेसी ऑफ कंपोजिशन जस्ट अपोजिट है किसका, फैलेसी ऑफ डिडक्शन का। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है उसको उसका दूसरा नाम है पार्ट टू होल। इसको क्या बोलते हैं, पार्ट टू होल, मतलब होल टू पार्ट फैलेसी ऑफ डिवीजन, पार्ट टू होल फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जस्ट अपोजिट। इसका दूसरा नाम है मोडो हॉक जस्ट दिस। क्या नाम है, मोडो हॉक जस्ट दिस। कह रहा है कंक्लूजन इज ड्रॉन अबाउट होल बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ इट्स पार्ट। तो किसी पार्ट के फीचर्स के बेस पर होल चीज हम डिसाइड कर देते हैं, इसीलिए इसको बोला गया पार्ट टू होल। जैसे बोल रहा है टीम का हर प्लेयर सुपरस्टार है और ग्रेट प्लेयर है, इसलिए टीम ग्रेट टीम है। मतलब हर एक बंदा जो है टीम में है और टीम का प्लेयर क्या है, बेस्ट है, इसीलिए पूरा टीम क्या है, बेस्ट है। तो पार्ट से होल पे गया, दैट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। होल टू पार्ट में आया, दैट इज फैलेसी ऑफ डिडक्शन। चलिए अब लास्ट जो बचा हुआ है वो है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। आइए फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ना ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको फंसा देने वाला होगा। बोलो आप झूठ बोलते थे कि नहीं, अगर आप बोलोगे झूठ बोलता था तो भी फंसोगे, या झूठ बोलते नहीं थे तो भी फंसोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो सवाल आप पूछोगे वो आप अपने आप में कॉम्प्लेक्स होगा जिसको आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे। कह रहा है ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें आप ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जिसमें आप हाँ भी बोलोगे तो भी फंसोगे और ना भी बोलोगे तो भी फंसोगे। जैसे हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, क्या आपने अपनी वाइफ को पीटना बंद कर दिया। आप सोचो यहाँ पे अगर हाँ बोलोगे तो मतलब आप पास्ट में पीट रहे थे, और अगर आप ना भी बोलोगे तो आप फिर भी मतलब इसका मतलब पीटते हो, है ना, तो अभी तक पीटते हो। तो ऐसा स्टेटमेंट जो हाँ कहोगे तो भी फंसोगे, ना कहोगे तो भी फंसोगे, उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है जी, आइए एक बार इसको देख लेते हैं। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या बोला, इन्फरिंग दैट समथिंग इज ट्रू फॉर द होल, द फैक्ट दैट इट इज ट्रू फॉर द सम पार्ट ऑफ द होल, है ना। तो ये क्या बोला, कॉम्प्लेक्स पार्ट से होल में जाना, होल से पार्ट में जाना, फैलेसी ऑफ डिवीजन। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या बोलता है, अ क्वेश्चन दैट हैज द presupposition built in which implies something but protect the one asking the question from the accusation's false claims. It is a form of misleading discourse and it is a fallacy when the audience does not detect the assumed information implicit in the questions and accept it as a fact। तो बोल रहा भाई साहब ऐसा क्वेश्चन जहां पे आप क्या कर सकते हैं कि हाँ बोलो तो भी फंसोगे, ना बोलो तो भी फंसोगे, उसको हम लोग बोलते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। बात समझ में आ गई जी सर। तो ये था आपका 20 तरीके का एक इनफॉर्मल फैलेसी। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चीज पसंद आएगा तो उसको शेयर जरूर करिएगा, है ना, और लाइक भी करिएगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।